हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका BPSE 142 सब्जेक्ट में। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति के निर्धारक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति के तत्व ही किसी देश के साथ व्यवहार को निर्धारित करते हैं, यानी कि जिस तरह से ये तत्व की प्रकृति होगी वैसे ही किसी देश के साथ में हमारे रिश्ते होंगे। ये तत्व अथवा कारक विदेश नीति की सीमाओं अवसरों को परिभाषित करते हैं। भारत देश ने इन्हीं तत्वों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण स्थान पाया है। अब दोस्तों, कारकों की प्रकृति और प्रकार पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कई कारक अथवा फैक्टर किसी देश के लिए स्थायी होते हैं, जैसे कि भूगोल नहीं बदल सकता, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं ये नहीं बदल सकते किसी देश की। और कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास है, नेतृत्वकर्ता यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब बदल सकते हैं, अर्थात नेतृत्वकर्ता बदल सकते हैं, सरकार की नीतियां बदल सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, घरेलू परिवेश व विदेश नीति एवं कूटनीति बदल सकते हैं। एक देश इन्हीं तत्वों के आधार पर अपना दोस्त चुनता है। कहते हैं कि व्यक्ति अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता, लेकिन अपना दोस्त बदल सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बिल्कुल सटीक बैठती है। अब कुछ देश जैसे भारत, चीन, ब्राजील आदि ने परिवर्तनशील कारकों जैसे विदेश नीति व शानदार कूटनीति की सहायता से एक मजबूत देश व उभरती हुई शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को स्थापित किया है। भारत देश की विदेश नीति और बढ़िया कूटनीति रही है, इसी की वजह से भारत ने एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक। यहाँ से सवाल आ सकता है 20 नंबर का BPSE 142 में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला इसके अंदर है भौगोलिक कारक, जियोग्राफिकल फैक्टर। किसी देश के भौगोलिक कारकों में आकार, भूभौतिकी विशिष्टताएं, प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं और भू राजनीतिक वातावरण भी इसमें शामिल होते हैं। भारत क्षेत्र के मामले में 7वें नंबर पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि रूस का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में भारत है। ठीक है, तो भारत के पास में दोस्तों समृद्ध जैव विविधता है, यानी कि यहाँ पर जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की काफ़ी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। समृद्ध पारितंत्र है यहाँ पर, जैसे कि मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, पठार है यहाँ पर, और हिमालय पारितंत्र है। भिन्न तरह के स्थल आकृतियाँ भी पाई जाती है। मौसम, जलवायु अलग अलग भारत देश के अंदर है और इनका लाभ भारत को मिलता है। भारत की तटरेखा एवं प्राकृतिक सीमाओं के कारण भारत की मजबूत सामरिक स्थिति, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ प्रेम तथा प्रेम घृणा का संबंध है। ठीक है, इसके जो पड़ोसी देख लो आप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। देखो इसके अंदर पाकिस्तान और चीन के साथ में प्रेम तथा घृणा दोनों प्रकार के ही हमारे संबंध है। भारत की तटरेखा व राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। यह तटरेखा कितने राज्यों से गुजरती है आपको पता रहना चाहिए, 9 राज्यों से। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। गुजरात के साथ में दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। और कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां से तटरेखा गुजरती है? अंडमान निकोबार, ठीक है, दमन दीव, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। अब देखो यहाँ पर अपन देख लेते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। जैसे कि आप राइट साइड में देखेंगे तो नेपाल है, फिर चाइना है, फिर भूटान है। ठीक है, लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान, ये सब है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, ये देख लो आप, ये भारत के स्टेट है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश मैंने लिख दिया, दमन एंड दीव, दादरा नगर एवं हवेली यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट साइड में भारत के अरब सागर है, दाएं साइड में बंगाल की खाड़ी है, और 7 बहनों के नाम याद कर सकते हैं अपन, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और ये आप मैप देख लेना, याद भी कर लेना। सबसे नीचे केरल, तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये गोवा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अपन भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश भी है, राइट साइड में म्यांमार भी है, ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, ये नीचे नीचे श्रीलंका है। तो यहाँ पर मैंने पड़ोसी देशों की स्थिति बता दी है। स्मॉल बी पॉइंट में अपन पढ़ेंगे आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अब देखो आर्थिक कारकों की सहायता से कोई देश आर्थिक विकास की उच्च दर को प्राप्त करता है। इसमें धातु, खनिज, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है? प्राकृतिक तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब होते हैं।
उपजाऊ भूमि, पानी, मानव संसाधन शामिल होते हैं। ठीक है। आर्थिक कारकों में निम्न जिन देशों ने आर्थिक कारकों के महत्व को समझा, उन देशों को वर्तमान में निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। भारत के पास में प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधन अच्छी मात्रा में, यूरेनियम, सोना छोड़कर भारत के पास में सभी धातुएं अच्छी मात्रा में है। दोस्तों यूरेनियम और सोना को तो अपन मंगवाते, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मंगवाते हैं, सोना है वो अफ्रीकन देशों से मंगवाते हैं। ठीक है। और बाकी हम सब है हमारे पास में है। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत लाइसेंस राज को नीति को अपनाया गया। लाइसेंस राज का मतलब है कि मतलब कोई भी अगर बिजनेस खोलना है तो उसके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था। निजी व्यवसाय नियंत्रित रहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। इससे भारत की 1990 तक आर्थिक विकास दर रुकी रही। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इतनी ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाई, सरकारी नियंत्रण ज़्यादा था बाजार में। 1950 और 1980 के बीच आर्थिक विकास की दर 3.5% रही थी। भारत में निजी निवेश कंपनियां कम थी। लाल फीताशाही को दोस्तों इंग्लिश के अंदर कहते हैं रेड टेपिज्म, यानी कि जो सरकारी अफसर होते हैं उनकी कठोर नीतियों को लाल फीताशाही कहा जाता है। तो भारत के अंदर भी लाल फीताशाही थी और इसके चलते देश को कारोबारी जो थे देश के, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला लाल फीताशाही के कारण। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में सरकारी कंपनियां थी। पश्चिम के देशों ने गेहूं कूटनीति का प्रयोग करके भारत की विदेश नीति को अपने अनुकूल बनाया। दोस्तों 1960 के दशक में, 70 के दशक में हम गेहूं खरीदा करते थे और दूसरे देश अगर अपने को कुछ देते हैं तो भाई वो अपना काम भी इसी के थ्रू बनाएंगे। तो गेहूं कूटनीति का सहारा लिया था विदेशों ने। ठीक है, भारत की विदेश नीति को अपने अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि हरित क्रांति से पहले भारत खाद्यान्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं था। 1970 के दशक में प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। देखो यहाँ पर हिंदू जो लिखा हुआ है वो किसी अपन यहाँ धर्म से रिलेटेड नहीं मानेंगे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि भाई अभी भी जो भारत की अर्थव्यवस्था वो चरमरा रही थी या धीरे धीरे प्रगति कर रही थी। ठीक है, ये इसका मतलब है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का। 1991 में आर्थिक सुधार लागू हुए जिसमें एलपीजी की नीति अपनाई गई। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। 1991 से पहले भारत सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक था और संसाधित माल का आयात करता था। संसाधित माल का मतलब है बना बनाया माल, वो भारत मंगवाता था। 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हुई। देश में लाखों नौकरियां पैदा हुई। दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, दवा उद्योग, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, गाड़ियों के जो पार्ट्स थे वो भी हम बनाने लग गए, तो इन सब में आगे हो गए। भारत में अगर गरीबी की स्थिति देखेंगे तो 1993 से लेकर 1994 के बीच में 36% थी। 1999 से 2000 के बीच में स्थिति सुधरी 26.1%। ठीक है, अब देखो भारत में मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। अब मुक्त बाजार का मतलब है दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां स्थापित होने लग गई हैं और सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण बाजार पर नहीं रहता है। बाजार को उसके जो सिद्धांत होते हैं, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत, उसी पे चलने के लिए छोड़ दिया जाता है बाजार को। ठीक है, यानी कि जिसके पास में दोस्तों टैलेंट होता है वो यहाँ पे कमाई कर सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। यह 1991 से पहले नहीं थी, है ना। उच्च आर्थिक विकास के कारण ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बड़ी, साख मतलब रेपुटेशन दोस्तों। इसमें भारतीय टेक्नोक्रेट प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है। टेक्नोक्रेट का मतलब दोस्तों जो भारत के इंजीनियर है, भारत के डॉक्टर है, भारत के साइंटिस्ट है, वो बाहर जाकर एक महत्वपूर्ण भारत का योगदान दे रहे हैं भारत के लिए। अब स्मॉल सी में पढ़ते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक। देखो भारत प्राचीन सभ्यता वाला देश रहा है, इसके समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। देखो 1700 ईस्वी में दोस्तों भारत की जो जीडीपी है वो देख सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कितना था सॉरी 24.4%। ठीक है, हमारी विदेश नीति में हमने कुछ तत्व औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रीय आंदोलन से लिए हैं। जैसे कि देखो जो राष्ट्रीय आंदोलन चले वहां से हमने क्या तत्व लिए हैं, उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, रंगभेद और एफ्रो एशियाई देशों के साथ एकजुटता हमने किया, यूएन का समर्थन हमने किया है। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली का दर्शन है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को मजबूत करता है। भारत की
विदेश नीति में महात्मा गांधी के दर्शन जैसे कि सत्याग्रह, सच पे अड़े रहना, कोमा अहिंसा, कोमा स्वदेशी मिलते हैं। दोस्तों भारत की विदेश नीति में ये जो तत्व है महात्मा गांधी के दर्शन से आए हैं। सभी लोगों को भाई बहन जैसे शब्दों से संबोधित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन भारतीय विदेश नीति में है। 29 अप्रैल 1954 को अपनाए हुए पंचशील सिद्धांत का ही भारत आज अनुसरण करता है। ठीक है। घरेलू प्रवेश भारत में आबादी के मुस्लिम आबादी दूसरे स्थान पर है। देखो भारत में जो मेजोरिटी है वो हिंदू बहुल आबादी है और दूसरे नंबर पे मुस्लिम आबादी आती है। अब भारत इस आबादी के सारे इस्लामिक देशों के साथ में संबंध स्थापित करता है। वर्तमान में भी सरकार इन मुस्लिम देशों के साथ में अच्छे संबंधों को तवज्जो दे रही है, यानी प्राथमिकता दे रही है। हाल ही में सऊदी अरब के धार्मिक गुरु अल ईसा भारत में थे। उन्होंने कहा भारतीय मुसलमान फक्र महसूस करता, प्राउड महसूस करता कि भारत में रह रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है भाई सऊदी अरब के धार्मिक गुरु अल ईसा का। भारतीय मुसलमानों को उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मुसलमानों फक्र महसूस करते हैं कि वे भारत के नागरिक हैं। घरेलू प्रवेश अच्छा होने के कारण ही भारत के निम्न मुस्लिम देशों के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध है। हमारे सबके साथ में अच्छे संबंध है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, मिस्र है, बांग्लादेश है, कतर है, ओमान है, कुवैत आदि के साथ में अपना बेहतर संबंध है। केंद्र सरकार की तमिलनाडु क्षेत्र में अपनाई गई नीति के आधार पर ही भारत और श्रीलंका के संबंध तय होते हैं। केंद्र सरकार की तमिलनाडु क्षेत्र में अपनाई गई नीति के आधार पर ही भारत श्रीलंका के संबंध तय होते हैं। केंद्र सरकार की पश्चिम बंगाल में बेहतर राजनीति बांग्लादेश के साथ में अच्छे संबंधों की नींव रखती है। समझे इसका मतलब, यानी कि दोस्तों तमिलनाडु में अगर सब कुछ सही चलेगा तो भारत और श्रीलंका के संबंध अच्छे होंगे, और पश्चिम बंगाल में जब शांति और खुशहाली होगी तो बांग्लादेश के साथ में भी अच्छे संबंध अपने बने रहेंगे। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। कश्मीर का जो मुद्दा है वो संबंध तय करता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखो नेपाल व भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध, भारत के नेपाल व भूटान के साथ में जो संबंध है वो सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संबंध है इन देशों के साथ में, यानी कि नेपाल और भूटान के साथ में अपने अच्छे संबंध है। कई बार घरेलू परिवेश के दबाव में विदेश नीति में ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जो खुद के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे श्रीलंका में जातीय संघर्ष को हल करने के लिए भारत श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, और दोस्तों भारत से काफ़ी सारे सैनिक है वो वहाँ पर शांति स्थापित करवाने के लिए जाते हैं लेकिन शहीद हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इंडिया के अंदर टेंशन्स क्रिएट हो जाती है, इंडिया के अंदर थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाता है। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जयवर्धने, JR जयवर्धने। भारत ने 1983 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया था। तमिलों हेतु स्वायत्त क्षेत्र बनाने हेतु प्रभाकरण के नेतृत्व में। दोस्तों ये एक आतंकवादी संगठन था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक है, प्रभाकरण के द्वारा ये बनाया गया था, यानी कि तमिलों को अधिकार दिलाने के लिए श्रीलंका में ये लिट्टे बना था वहाँ पर, लिट्टे। ठीक है, LTTE। देखो अब स्मॉल ई पॉइंट पढ़ते हैं। नेतृत्व का व्यक्तित्व है। मजबूत व प्रभावशाली नेता के निर्देशन में शानदार विदेश नीति बन सकती है, जैसे कि विंस्टन चर्चिल के दमदार नेतृत्व के कारण ही ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत पाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय भारत ने गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रुबैया सईद को छुड़वाने हेतु के आतंकवादियों को रिहा किया। ये दर्शाता है कि कमजोर नेतृत्व के कारण भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कमजोर हुई। देखो ये बात 1989 और 90 के आसपास की है, जब भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, उनके टाइम पर भारत के जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था और आतंकवादियों ने उनको छोड़ने के लिए, अपने आतंकवादी छोड़ने के लिए कहा था, तो भारत ने छोड़ भी दिया था। भाई इस से क्या पता चलता है कि भारत की उस टाइम पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कमजोर हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू की आदर्शवादी नीति व हिंदी चीनी भाई भाई की नीति भारी पड़ी थी, क्योंकि चीन ने धोखे से 1962 में भारत पर हमला कर दिया था। भारत के निडर बेखौफ व दृढ़ व्यक्तित्व के धनी रह चुके इंदिरा गांधी मजबूत नेतृत्व के कारण ही भारत ने पूरी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई। पंजाब में खालिस्तानियों का उग्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ा। भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता स्थापित की एवं भारत ने पोखरण फर्स्ट परमाणु बम का परीक्षण किया था। कमजोर विदेश नीति के कारण हमारे भारत की एकता व अखंडता सुरक्षा में सेंध लगी रही, जबकि मजबूत विदेश नीति के कारण हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत छवि बनी है। अब देखो स्मॉल एफ पॉइंट पढ़ते वैचारिक पूर्वाग्रह। इसका अर्थ यह है कि शीर्ष नेता
का विचारधारा के प्रति झुकाव 1945 और 91 के बीच शक्ति के दो ध्रुव कार्य कर रहे थे। पहला तो पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर कर रहा था। भारत ने तो तटस्थता की नीति अपनाई थी, यानी कि हम बीच में रहते, ना पूंजीवादी ग्रुप के पास गए और ना साम्यवादी ग्रुप के पास में गए। लेकिन हमारा जो झुकाव था दोस्तों समाजवाद की तरफ था और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के तत्व थे। इंदिरा गांधी ने जब 1971 में भारत सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि की, तब यह झलक गया कि सोवियत संघ के गुट में है। देखो, भारत ने सोवियत संघ के साथ में मैत्री संधि की थी क्योंकि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका ये त्रिगुट बन चुका था, तो हमें भी अपना दोस्त तलाशने की जरूरत थी। तो हमने दोस्त तलाशा सोवियत संघ के रूप में, और सोवियत संघ ने तो दोस्तों 1971 के युद्ध में हमारी सहायता भी की थी। लेकिन 1991 तक आते आते भारत ने पूंजीवादी देशों के जैसे ही मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली, क्योंकि 1991 तक जो समाजवादी अर्थव्यवस्था था उसका विघटन हो चुका था, यानी कि यूएसएसआर का विघटन हो गया था। ठीक है, तो हमारा जो झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो गया 1991 के बाद में। निष्कर्षतः अपन कह सकते हैं कि आवश्यकता व समय के अनुसार ही भारत के शीर्ष नेताओं ने भारतीय विदेश नीति में खास विचारधारा को प्राथमिकता दी है। आगे इस जी पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। भारतीय विदेश नीति के निर्माण और विकास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का योगदान हमेशा से रहा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर किसी देश को उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, उसी के अनुसार विदेश नीति का स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे यूक्रेन व रूस के बीच में युद्ध हो रहे युद्ध में भारत ने तटस्थता की नीति अपनाकर दोनों राष्ट्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा ना, उसकी बात चल रही है, तो भारत ने शांति की अपील की है दोनों देशों से। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस की विदेश नीति भी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से निर्धारित होती है। नेहरू के समय से ही भारत रूस के संबंध अच्छे होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए तटस्थता की नीति अपने भारत की परंपरा में और इसके दर्शन में हमेशा शांति और अहिंसा रही है एवं वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से दुनिया के देशों के बीच आपसी सहयोग की भावना को हमेशा बढ़ाया। लेकिन भारत के पड़ोसियों ने इसे हमेशा युद्ध करने पर मजबूर किया, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने हमेशा हमें युद्ध करने पर मजबूर किया। हमने यानी कि भारत ने कभी भी इन पर पहला अटैक नहीं किया है, लेकिन इन्होंने किया है। चीन ने 1964 में परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। प्रतिक्रिया स्वरूप हमने भी पोखरण में परमाणु बम परीक्षण कर लिया था 1974 में, करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया तथा परमाणु विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वर्तमान में चीन व पाकिस्तान के रणनीतिक कदमों की प्रतिक्रिया स्वरूप में भारत को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करने पड़ते हैं, जिससे भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। अब कुछ ऐसे निर्धारक है जिससे भी राष्ट्रीय विदेश नीति है वो प्रभावित होती है, जैसे कि राजनीतिक एवं संवैधानिक संस्थाएं भी प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखो, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र जो 1919 के बाद में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया था। किसने? अमेरिका ने, क्योंकि सीनेट की भूमिका नहीं थी वहां पर। तो सीनेट क्या है? यूएसए की संसद का हिस्सा है। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र संघ क्यों छोड़ दिया अमेरिका ने? क्योंकि दोस्तों सीनेट ने मना कर दिया। तो विदेश नीति है वो लघु निर्धारकों के द्वारा भी निर्धारित होते हैं, जैसे कि संवैधानिक संस्था है संसद। ठीक है, भारतीय संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों को चीन और पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति बनाते समय जनता की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। अगर जनता ये चाहती है कि भाई पाकिस्तान के साथ में किसी प्रकार के संबंध ना हो, तो उसी हिसाब से हमारी विदेश नीति का स्वरूप तय किया जाता है। भारत अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु समझौता में भी भारतीय संसद का योगदान रहा था। ठीक है, 2006 में असैन्य परमाणु समझौता किया था। ठीक है, यानी कि जितने भी ऊर्जा और विकास के काम है उनमें हम परमाणु कार्यक्रमों की सहायता लेंगे, वो कहलाया आपका असैन्य परमाणु कार्यक्रम। अब देखो, इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे 2006 में? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो उनके टाइम पे असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। गलत विदेश नीति अपनाने पर कई बार जनता का प्रतिशोध यानी कि गुस्सा भी झेलना पड़ता, जैसे कि श्रीलंका के मामले में जो हस्तक्षेप भारत ने किया था भाई, उसका गुस्से का सामना करना पड़ा था तत्कालीन सरकार को। राजीव गांधी जी की सरकार रही थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रभुत्व वाले दिनों में भारत की विदेश नीति खुले तौर पर चीन के खिलाफ नहीं जा पाती थी।
तमिलनाडु के राजनीतिक संगठनों व दबाव समूह के कारण श्रीलंका की प्रति विदेश नीति भी उसी हिसाब से बनानी पड़ती थी। भारत की कृषि लॉबी ने, यानी कृषि लॉबी मतलब जो किसान संगठन है, ठीक है, किसान संगठन है, ने कृषि से संबंधित जो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के जो प्रस्ताव है उनको लागू करवाया है। ठीक है, लॉबी का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का समूह जो कि सरकार को किसी मामले के प्रति राजी करते हैं या किसी कानून को बदलने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं। ठीक है, तो किसानों का जो संगठन है वो कहता है भारत से, ठीक है, कि आप WTO के प्रस्ताव वो है लागू करो भारत में, तो भारत ने लागू भी किए हैं। अब देखो, एक संस्था है न्यू दिल्ली की, ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF जिसको कहते हैं, ठीक है, और तथा नीति आयोग तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दोनों ही विदेश नीति के निर्धारक है, यानी कि ये लोग अच्छे से काम करते हैं तो भारत की विदेश नीति भी अच्छी से बनती है। अब देखो, ये आपका 20 नंबर का एक सवाल कंप्लीट हो गया था यहाँ पर कि भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक है उनको आपको समझाना था। अब निर्धारकों की कार्यप्रणाली में जटिलता वो देख लेते हैं। विदेश नीति में सभी निर्धारक एक साथ काम नहीं करते। सरकार के विशिष्ट निर्णय लेने में भी एक विशिष्ट कारक काम करता है और अन्य कारक निष्क्रिय यानी काम नहीं करते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता का पालन किया, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कारक का योगदान था। अब जो मैंने कारक समझाए हैं वो एक साथ काम नहीं करते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं। एक परिस्थिति में एक ही कारक काम करता, जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब भारत चला रहा था तब उसमें कौन सा कारक काम कर रहा था? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कारक। ठीक है, नेक्स्ट, भारत अपने भौगोलिक कारक की वजह से हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका की विदेश नीति भी भारत के भौगोलिक कारकों के हिसाब से ही तय होती है। कई बार बहुत से कारक एक साथ भी काम करते हैं, जैसे भारत व रूस का मैत्रीपूर्ण व्यवहार और दक्षिणी एशिया देशों के साथ में सहयोग। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और इस वीडियो को आप वापस से देखें, यहाँ से 20 नंबर का जो सवाल है वो यही आ सकता है कि भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखें आप, ताकि आपका ये जो पेपर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।